कहते हैं ना मीडिया के लिए कि मीडिया जो है वो समाज का चौथा स्तंभ है। तो ज़्यादा लोग इस विचार के द्वंद में ही फंसे रहते हैं कि ये किया जाए कि ये किया जाए, और फिर देखिए कि अच्छा इस ईडीएम के पीछे बनने का कारण क्या था। तो भाई देखो, टूर्नामेंट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जरूरी नहीं कि तुरंत जो लिखा हो वो वर्ब हो। अभी भी बहुत सारे लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, उसको जरूर कर लिया करिए। अपना पहला कर्तव्य समझा करो ये कि जैसे ही आए सेशन में सबसे पहला काम लाइक करना। चले 3 4 5 जो भी, एक या दो, हाँ शब्द नॉर्मल ही थे, मासूम शब्द थे। आ जाओ इडियम्स देख लेते हैं कितने नए हैं आपके लिए। ये थोड़ा सा फुड हेटर और हेडर और फुटर जो है थोड़े थोड़े से कट रहे हैं, नहीं। अब देखो यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप भेज करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इस पे मैसेज करते ही आपको एक 24 बुक्स की गूगल ड्राइव लिंक मिल जाती है जो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर करने के लिए है। उसमें अलग अलग एरियाज़ की किताबें हैं अंग्रेजी भाषा में, सो दैट आप रीड करें और अपनी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें। राइट, साथ ही साथ जो अभी एक बैंक को लेकर के मेरी नई बुक लॉन्च हुई है उसकी लिंक्स भी उसमें आपको मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। राइट, तो रीडिंग करें, ज्ञान बढ़ाएं। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे इसकी क्लास नोट्स और वोकैब आपको मिलती है। कल ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, ऊपर चला गया है। एनीवे, चलो इडियम्स देखते हैं। फ्लाई इन द एयर क्या है? हवा में उड़ रहा बंदा। टू बी इलेटेड, एक्सट्रीमली हैप्पी और इन हाई स्पिरिट्स। राइट, सो फ्लाई इन द एयर। Fourth state is what? Used to describe the press and news media acknowledging their significant role in society. जो कहते हैं ना मीडिया के लिए कि मीडिया जो है वो समाज का चौथा स्तंभ है, तो वही है फोर्थ स्टेट। ये स्टेट ई वाला स्टेट है, इसीलिए स्टेट एस वाला नहीं है। तो यूज टू डिस्क्राइब द प्रेस, ये प्रेस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है, न्यूज़ मीडिया को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए कि मीडिया का समाज में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। फॉल बिटवीन टू स्टूल्स, टू कम बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स एंड सो फेल टू फुलफिल ईदर ऑफ देम। ये तो मतलब आम जनमानस की कहानी है ना, क्या करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल है। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, तो दो ऑप्शंस के बीच में, दो अल्टरनेटिव्स के बीच में पड़ जाना और फिर फेल हो जाना, टू फुलफिल ईदर ऑफ देम। तो ज़्यादा लोग इस विचार के द्वंद में ही फंसे रहते हैं कि ये किया जाए कि ये किया जाए, और फिर वो कुछ भी नहीं करते। तो उसके लिए इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है फॉल बिटवीन टू स्टूल्स। राइट, दो स्टूल्स के बीच में गिर गए आप, कहाँ कदम रखना है समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, तो आपका होमवर्क ये होता है कि आप इन तीनों इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल सेंटेंसेस में करेंगे, वाक्यों में करेंगे, सो दैट कि आपकी समझ और बेहतर हो। और ये सिर्फ पैसिव मोड में ना रहे कि यहाँ से पहुँचाया गया उधर पहुँचा या नहीं। आप जब इस पर थोड़ा काम करते हैं तो ये एक्टिव मोड में आ जाता है, और जब किसी चीज़ को काम में लेके आते हो तो फिर वो आपका अपना हो जाता है। तो इसीलिए इतना काम आपको दिया जाता है। आइए अब चलते हैं फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। पुट का इस्तेमाल करके 3 फ्रेजल वर्ब्स। पहला है पुट डाउन, मतलब क्या है? स्टॉप होल्डिंग बट विड्रॉ सपोर्ट जेंटली। पुट द गन डाउन स्लोली एंड कीप योर हैंड्स वेयर आई कैन सी देम। राइट, तो आसान सा है। पुट द गन डाउन, जैसे ही आप आते हैं सामने तो क्या करना पड़ता है भाई? बंदूक नीचे रखो, हाथ ऊपर खड़े करो। सो पुट द गन डाउन स्लोली एंड कीप योर हैंड्स वेयर आई कैन सी देम, और हाथ ऐसे रखो कि मैं देख पाऊँ कि तुम्हारे हाथ कहाँ पे हैं। पुट डाउन फॉर, क्या मतलब है? कमिट टू मेक अ पेमेंट। कमिट टू मेक अ पेमेंट, जब आप ये कमिट करते हैं कि हाँ जी मैं एक पेमेंट करूंगा। पुट मी डाउन फॉर 50 पैसा पर माइल। राइट, तो मतलब 50 पैसे पर माइल आपको मिलेगा। पुट डाउन टू, पुट डाउन टू, फॉर की जगह पे अगर टू आ गया, और देखो फ्रेजल वर्ब्स और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मैं बार बार कहता हूँ ये फिक्स्ड वोकैबुलरी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें मैं कोई रूट वर्ड की गणित बता दूं आपको या कुछ और इस तरह की कहानी हो जाए। इट्स नॉट लाइक दैट। ये जो है वो है। राइट, अब फ्रेजल वर्ब्स तो उस मायने में थोड़ा ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है। ईडियम में भी कई बार लोकोक्तियां हैं, कुछ कुछ कनेक्ट मिल जाता है, या वो जिस भाषा से आए हुए हैं उन भाषा में किसी घटना के साथ वो जुड़ा होगा, इसीलिए उसको लोकोक्तियां कहते हैं। तो वो तो फिर भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट उसमें समय लगता है। आप डिक्शनरी में जाइए, फिर देखिए कि अच्छा इस ईडियम के पीछे बनने का कारण क्या था। अब आप उतनी मेहनत कर लें तो बहुत बढ़िया बात है। बट फ्रेजल वर्ब्स में तो ये एग्जामिनर्स का फेवरेट भी है। फिलर्स में चाहे बैंक के पेपर्स हों, आपका एसएससी का पेपर हो, आता ही आता है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और इसका तरीका सिर्फ यही है कि आप जितना एक्सपोजर लोगे,
जितना पढ़ोगे और जब भी फ्रेजल वर्ब्स देखो उनसे सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। हिंदी मीनिंग मत रटिए, वो भूल जाएगी आपको। लेकिन अगर कोई सेंटेंस फॉर्मेशन है आपके पास, एग्जाम्पल है, या आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं वहां पे ध्यान देते हैं, तो फिर वो दिमाग में रहेगा। He didn't score many, but we can put that down to inexperience, right? So a put down to, अब he didn't score many यानी उसने ज़्यादा स्कोर नहीं किया, लेकिन उसकी इस चीज़ को हम किसको क्रेडिट दे सकते हैं कि उसने ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया? यू कैन एस्क्राइब टू हिज, एस्क्राइब देखो वर्ड मैंने यूज़ किया है, इसका इस्तेमाल होता है कि अच्छा किस चीज़ के ऊपर तुम ठीकरा फोड़ रहे हो, किसको क्रेडिट दे रहे हो इस चीज़ के लिए कि उसने ज़्यादा रन नहीं बना पाया, वो उसके इनएक्सपीरियंस को। सो यहाँ पे पुट डाउन टू गिव एज एन एक्सप्लेनेशन, कि ये एक्सप्लेनेशन है कि वो अभी इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी है, इसलिए उसने ज़्यादा स्कोर नहीं किया। तो जब आप किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देते हैं तो पुट डाउन टू, उसको समराइज कर रहे हो, उसका एग्जाम्पल दे रहे हो। बात क्लियर हो गई? चलिए जी, अब चलते हैं अपने एडिटोरियल्स की तरफ। हमारा थर्ड लेग होता है। अब इसमें हम ग्रामर के चश्मे के साथ चीज़ों को देखते समझते चलेंगे। If sport is war minus the shooting, cricket involving India and Pakistan takes it to another level. हाँ जी, तो अगर स्पोर्ट इज वॉर माइनस द शूटिंग, अगर स्पोर्ट एक युद्ध है जिसमें शूटिंग नहीं हो रही, तो क्रिकेट जिसमें भारत और पाकिस्तान सम्मिलित हों वो इसको एक अलग लेवल पे ही लेके जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इन्वॉल्विंग इंडिया एंड पाकिस्तान, ये किस तरह का फ्रेज है? ये नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, या एडवर्बियल फ्रेज है? तो क्या जवाब होगा आपका? टेल मी। गलती गलती गलती। देखो, कॉमा के बाद जो सब्जेक्ट है तुम्हारा वो क्रिकेट है, क्रिकेट सिंगुलर, इसके साथ वर्ब में एस लग गया। ये जो लिखा हुआ है इन्वॉल्विंग इंडिया एंड पाकिस्तान, ये क्रिकेट को डिस्क्राइब कर रहा है एक्चुअली, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो डिस्क्राइब कर रहा है कि अच्छा कौन से क्रिकेट की बात कर रहे हो, तो वो क्रिकेट मैच जिसमें भारत और पाकिस्तान सम्मिलित हो, वो एक अलग लेवल पे ही क्रिकेट को लेके जाता है। तो एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज वाले गलत हो गए। अगर मैं मान लो क्रिकेट को भी इसमें सर्कल में डाल लेता और तब आपको पूछता कि बताओ क्या है, तब आप मुझे कहते हैं नाउन फ्रेज है। ठीक है, तो वर्ब के पहले का सारा पोर्शन आ जाता। And finally, all those whispers in the corridors of power and cricketing maidans over the last few months were found to be true when on Saturday it came to light that India has officially informed the International Cricket Council about its inability to travel to Pakistan to participate in the Champions Trophy. Now look at the length of the second sentence. यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। और फाइनली ऑल दोज विस्पर्स, विस्पर तो जानते हैं ना, जो बातचीत चल रही है, विस्परिंग का लिटरल मतलब धीरे धीरे जो बोला जाता है कानों में। तो यहाँ का मतलब कि जो सुगबुगाहट है, कहाँ पे? इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर एंड क्रिकेटिंग मैदान्स, जिनके पास पावर है और क्रिकेट मैदान में जो बातचीत चल रही थी ओवर द लास्ट फ्यू मंथ, कुछ महीनों से, वर फाउंड टू बी ट्रू, वो सही पाई गई। अब मैं अगर अगेन आपसे पूछूं अगर, तो ये वर्ग के पहले जितना कुछ लिखा है ये क्या कहा जाएगा? अब आप इसको क्या कहेंगे? यहां से लेकर के यहां तक जो लिखा है ये नाउन फ्रेज है, ये शब्दों का समूह है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए। ऑल दोज विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर एंड क्रिकेटिंग मैदान्स ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स वर फाउंड टू बी ट्रू। अब पूछा जाए व्हाट वर फाउंड टू बी ट्रू, कौन सी चीज को सही पाया गया? तो जो पावर सर्किट में और क्रिकेट मैदान में जो उहापोह की बातें, जो चीजें, बातचीत जो चल रही थी, उनको सही पाया गया। ये सब्जेक्ट हो गया। व्हाट का जवाब? When on Saturday it came to light, जब सैटरडे को ये चीज प्रकाश में आई, क्या प्रकाश में आई? कौन सी बात की? भारत जो है हैज ऑफिशियली इन्फॉर्म द आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अबाउट इट्स इनएबिलिटी टू ट्रेवल टू पाकिस्तान टू पार्टिसिपेट इन द चैंपियन ट्रॉफी, कि भाई भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया ऑफिशियली।
The tournament, scheduled next year from February 19 to March 9, with Pakistan as the lone host, was always grappling with the India question, considering the political and diplomatic unease between the sparring neighbors on either side of the Radcliffe line. Right. अब यहां पे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं इस वॉज का सब्जेक्ट मुझे बताओ, वॉज ऑलवेज ग्रैपलिंग लिखा हुआ है ना, तो भाई वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ग्रैपलिंग मेन वर्ब हो गया, और ऑलवेज क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ गया। इसका सब्जेक्ट बताओ मुझे, वॉज का सब्जेक्ट क्या है? नहीं भाई, किसने पूछा था अभी? नहीं, क्योंकि सैटरडे की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें वर्ब में। हाँ जी, बहुत बढ़िया, टूर्नामेंट, अब आपको दिखने लगा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब सब्जेक्ट के बाद दो कॉमा लगा करके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी टूर्नामेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब लगभग सभी का करेक्ट है यहाँ पे, एक राजपाल को छोड़ करके। तो भाई देखो, टूर्नामेंट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जरूरी नहीं कि तुरंत जो लिखा हो वो वर्ब हो। तो सब्जेक्ट के बाद उस सब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो कि अगले साल 19 फरवरी से मार्च 9 तक शेड्यूल्ड है पाकिस्तान के साथ एज लोन होस्ट, और पाकिस्तान उसमें लोन होस्ट है, वो टूर्नामेंट वाज ऑलवेज ग्रैपलिंग, वो जूझ रहा था किससे? विद द इंडिया क्वेश्चन, कंसिडरिंग, कंसिडर करते हुए कि जिस तरह के पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक अनईज है दोनों पड़ोसियों के बीच में ऑन ईदर साइड ऑफ द रेडक्लिफ लाइन। तो अब आपको पता ही रेडक्लिफ लाइन क्या है, एक तरफ भारत एक तरफ पाकिस्तान। तो जिस तरह की डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल अनईज है, ऐसे माहौल में क्या भारत खेलेगा क्या? तो इस सवाल से ये टूर्नामेंट शुरू से ही जूझ रहा था, एक तरह से ग्रैपल कर रहा था। इट इज अ फैक्ट दैट सिंस द 2000 एशिया कप इन कराची, इंडिया हैज नॉट टूर्ड पाकिस्तान। राइट, ये फैक्ट है कि भाई सिंस द 2008 एशिया कप इन कराची, 2008 में जो एशिया कप कराची में हुआ था, तभी से भारत ने पाकिस्तान का टूर नहीं किया है। अब देखो, अब छोटी सी बात, टूर शब्द नाउन भी है और वर्ब के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है हैज के बाद वर्ब की लगी हुई है थर्ड फॉर्म। बाइलैटरल सीरीज इन्वॉल्विंग द टू हैव ग्राउंड टू अ हॉल्ट, बाइलैटरल सीरीज इन्वॉल्विंग द टू। अब अगेन मैं अगर आपसे यहाँ पे पूछूं कि ये इन्वॉल्विंग द टू क्या है, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई बाइलैटरल सीरीज ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, इसको नाउन फ्रेज बोलोगे क्योंकि दो शब्दों का समूह है। बाइलैटरल तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया, सीरीज हो गया नाउन, ये सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब है, सीरीज आप जानते हैं प्लूरल। तो बाइलैटरल सीरीज जिसमें ये दोनों इन्वॉल्व हो, हैव ग्राउंड टू अ हॉल्ट and the sporting face-off is restricted to ICC events at a neutral venue or in India, right? तो halt का मतलब ही रुका हुआ, और जो स्पोर्टिंग फेस ऑफ है, फेस ऑफ का मतलब आमना सामना, वो सिर्फ सीमित है कहाँ तक? जो भी आईसीसी इवेंट्स हो, जो कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो या भारत में हो। पाकिस्तान में होने वाले इवेंट्स में भारत पाकिस्तान के बीच में कोई मैच नहीं हुआ। पाकिस्तान हैड यूज्ड इट्स पार्टिसिपेशन इन द आईसीसी वर्ल्ड कप मैच इन अहमदाबाद इन 2023 टू गेट इंडिया टू रेसिप्रोकेट द जेस्चर, बट द व्यू फ्रॉम दिल्ली वाज डिफरेंट, राइट? तो पाकिस्तान हैड यूज्ड इट्स पार्टिसिपेशन इन द आईसीसी वर्ल्ड कप मैच इन अहमदाबाद इन 2023 टू गेट इंडिया टू रेसिप्रोकेट द जेस्चर। पाकिस्तान ने अपना जो पार्टिसिपेशन दिखाया आईसीसी वर्ल्ड कप मैच में अहमदाबाद में 2023 में, उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहा कि भारत भी इस चीज को रेसिप्रोकेट करे। रेसिप्रोकेट करना आदान प्रदान का होना होता है। तो बट द व्यू फ्रॉम दिल्ली वाज डिफरेंट, लेकिन दिल्ली का जो व्यू पॉइंट है यानी भारत का जो व्यू पॉइंट है वो अलग था। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स वर आल्सो ओपन टू द आइडिया ऑफ इंडिया प्लेइंग ओनली इन लाहौर व्हाइल स्टेइंग इन इंडिया, राइट? पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो हैं वो इस बात के लिए भी तैयार थे, ओपन थे इस आइडिया के लिए भी कि भारत सिर्फ लाहौर में खेले और रुकने का काम इंडिया में कर ले, कोई दिक्कत नहीं, वो फिर चले जाएं लाहौर, बगल में ही है। तो इस बात के लिए भी वो ओपन थे। हाउएवर, just as in the 2023 Asia Cup, in which India played all its games in Sri Lanka, including the final, while avoiding a trip to primary host Pakistan, this time around the request is for a similar arrangement, right? तो अब यहाँ पे थोड़ा ट्रांजिशन आ रहा है कि जैसे कि 2023 के एशिया कप में
इसमें भारत ने खेला था सारे गेम्स श्रीलंका में, इंक्लूडिंग द फाइनल, फाइनल को इंक्लूड करते हुए। और जो प्राइमरी होस्ट था वो पाकिस्तान था, लेकिन वहाँ पे भारत की टीम नहीं गई। दिस टाइम अराउंड, इस समय भी जो रिक्वेस्ट है वो इसी तरह के अरेंजमेंट का है कि भाई अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो तो फिर हम सोच सकते हैं। द रिक्वेस्ट इज फॉर सिमिलर अरेंजमेंट, इसी तरह के अरेंजमेंट की रिक्वेस्ट है। इंडिया मे प्रिफर इट्स चैंपियंस ट्रॉफी गेम्स एंड द फाइनल if it lasts the distance to be held in United Arab Emirates. India may prefer its Champions Trophy games. भारत प्रेफर कर सकता है एंड फाइनल भी अपने चैंपियन ट्रॉफी के गेम्स यानी मैचेज और फाइनल, इफ इट लास्ट द डिस्टेंस टू बी हेल्ड इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यूएई में करा लो। That the Indian Home Minister Amit Shah's son Jay Shah is the ICC chairman elect, while being the board of control for cricket in India's secretary for now, may have added a political twist, right? तो वही है। अब दैट से देखो शुरुआत हो रही है, ये रिलेटिव क्लॉज जैसे आप कहते हैं ना की वो, तो वो वाली चीज हो गई दैट द इंडियन। अब बहुत सारे बच्चे पैराजम्बल के क्वेश्चन में ऐसी गलतियां कर देते हैं, वो कहते हैं सर दैट लगा था, दैट से कैसे शुरू हो सकता है? अरे क्यों नहीं शुरू हो सकता, वो पूरा का पूरा रिलेटिव क्लॉज है जिसको सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया गया है। तभी तो मैं आपको बार बार पूछता रहता हूँ बताओ इसका सब्जेक्ट क्या है, बताओ इसका वर्ब क्या है? ये सब क्यों पूछता हूँ? वो इसीलिए कि इन चीज़ों की आदत पड़े आपको, क्योंकि अगर हम सिर्फ क्लासेस में पढ़ रहे हैं और उसका एप्लीकेशन नहीं कर रहे, उसको अप्लाई नहीं कर रहे उस ज्ञान को, तो फिर आपको वो कहते हैं ना रियलिटी चेक होती नहीं है। कहानी कुछ और है और आप पढ़ कुछ और रहे हैं। तो जो पढ़ते हो उसको देखो, उसका प्रैक्टिकल करो। दैट द इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह सन जय शाह इज द आईसीसी चेयरमैन इलेक्ट, तो आईसीसी चेयरमैन इलेक्ट तो है ही है, साथ ही साथ वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं फॉर नाउ। मे हैव एडेड, अब देखो मैं ये पूछूं जो अगर आपसे कि मे हैव एडेड, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? तो ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है यहाँ पे, इसीलिए इसको नाउन क्लॉज कहेंगे। कि जो होम मिनिस्टर, इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे जय शाह हैं, वो आईसीसी के चेयरमैन भी हैं, साथ ही साथ वो बीसीसीआई के भी सेक्रेटरी हैं अभी के लिए। तो हो सकता है ये चीज जो है मे हैव एडेड अ पॉलिटिकल ट्विस्ट, उसने एक पॉलिटिकल ट्विस्ट इसमें ऐड किया हो, मे हैव एडेड। बट इवन under the earlier Congress-led United Progressive Alliance government till 2014, Pakistan remained a no-go area after the terror strikes in Mumbai, right? तो ये तो अभी की बात है, लेकिन वही कह रहा है कि पहले भी, क्योंकि 2014 तक तो यूपीए की ही सरकार थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस लेड कोलिशन का पुराना नाम था, अब तो उसका नाम इंडी अलायंस है। तो उस इरा में भी कांग्रेस लेड रिजीम के अंदर भी 2014 तक रही, पाकिस्तान रिमेंड नो गो एरिया, पाकिस्तान हम नहीं गए, खासतौर से जो टेरर स्ट्राइक्स हुई थी मुंबई में उसके बाद। Among former India cricketers too, the overwhelming view is that a trip past the Wagah border should be avoided. और जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही है कि भाई वाघा बॉर्डर के उस तरफ नहीं जाना चाहिए, शुड बी अवॉइडेड, उससे बचना चाहिए। मतलब ट्रिप मत करो, पाकिस्तान मत जाओ, ये पूर्व क्रिकेटरों का भी विचार है। द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज मिफ्ड, अब डेफिनेटली इससे पीसीबी जो है वो नाराज तो होगा ही, बट अ टूर्नामेंट स्प्लिट बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएई रिमेन्स अ पॉसिबिलिटी। The security angle in Pakistan has stirred debate since the 2009 shooting incident against the Sri Lankan team bus at Lahore, right? तो सिक्योरिटी एंगल जो है पाकिस्तान में, भाई उसने भी एक डिबेट शुरू कर दिया, स्टर्ड डिबेट। जब 2009 में शूटिंग इंसिडेंट हुआ था, श्रीलंकन टीम की बस के ऊपर लाहौर में हमला हुआ था, तो उसके बाद फिर सिक्योरिटी को लेकर के एक बहस छिड़ गई कि भाई पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान होस्ट है तो वहाँ मैच करना है या नहीं करना। तो आसान से था, भारत में क्रिकेट पसंद किया जाता है। सभी को आर्टिकल समझ में आ गया? हाँ या ना? आर्टिकल तो देखो समझ आ ही जाएगा, बट पॉइंट ये है कि जो ग्रामर का चश्मे है उस चश्मे से आप देख पाएं। और जो सबसे बड़ा डर होता है बहुत सारे लोगों का वो यही होता है कि सर व्हेन वी रीड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दोज लेंदी सेंटेंसेस एंड दैट प्रॉब्लम परसिस्ट बिकॉज यू डू नॉट नो द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मैं तो वही बोलूँगा जो मैं ग्रामर फाउंडेशन में आपको सबसे पहले कराता हूँ किसी भी कोर्स के अंदर। वर्ड, फ्रेज, क्लॉज अगर ये नहीं समझोगे तो एक लेंदी सेंटेंस समझ नहीं आएगा। India's refusal to travel to Pakistan for the 2025 ICC Champions Trophy, citing political and security concerns, has deepened the long-standing cricketing rift between the two nations. Right? ये समरी है,
समरी का पहला सेंटेंस कि भारत का रिफ्यूजल कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हैज डिपेंड। अब अगेन देखो, ये दो कॉमा के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई। अदरवाइज अगर मैं आपसे पूछूं कि इस हैज डिपेंड का सब्जेक्ट कौन है, तो इंडियाज रिफ्यूजल प्रेपोजिशन के पहले जो लिखा है वो सब्जेक्ट होता है। उस रिफ्यूजल ने और गहरा कर दिया है जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिफ्ट है, क्रिकेटिंग रिफ्ट बिटवीन टू नेशंस। और कारण क्या बताए गए हैं? पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी। इंडिया हैज ओनली प्लेड पाकिस्तान इन आईसीसी इवेंट्स हेल्ड इन न्यूट्रल वेन्यूज और इन इंडिया, अवॉइडिंग एनी मैचेस ऑन पाकिस्तानी सॉइल। Although Pakistan participated in the 2023 World Cup in India and suggested alternative arrangements like hosting India's matches in Lahore, India prefers its games to be held in the UAE. Right, UAE में भारत जो प्रेफर करेगा, पाकिस्तान में नहीं खेलेगा. The issue has still diplomatic tension with security concerns in Pakistan remaining a critical factor since the 2009 attack on the Sri Lankan team. So, देखो paragraph was very easy to read and understand, but our point over here is what कि हम ग्रामेटिकल चश्मों से देखें, स्ट्रक्चर पे खास तौर से फोकस करें। अगर सब 2-2 मिनट के पैराग्राफ्स होते हैं कभी कभी। चलिए जी, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज बताइए। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन आईसीसी डिसीजंस, द स्ट्रेंड स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सिक्योरिटी कंसर्न्स इन पाकिस्तान एंड इंडियाज प्रेफरेंस फॉर न्यूट्रल वेन्यूज इन क्रिकेट टूर्नामेंट्स। हमेशा मेन थीम का मतलब जो सबसे ज्यादा इंक्लूसिव ऑप्शन है, जिसमें सारी बातें समाहित हैं। एंड टोन क्या है? न्यूट्रल, क्रिटिकल, सिंपैथेटिक या एंड सपोर्टिव। बहुत अच्छे। हाँ जी, द स्ट्रेंड स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। स्ट्रेंड का मतलब तनावपूर्ण, राइट। एंड टोन न्यूट्रल, क्रिटिकल, सिंपैथेटिक एंड सपोर्टिव। तो डेफिनेटली न्यूट्रल है, बिकॉज एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव टोनैलिटी है पैराग्राफ की। जो बात है उसको सीधे कहा जा रहा है, उसमें किसी तरह के इमोशन की इंक्लूजन नहीं है। तो ना तो सिंपैथेटिक है, ना सपोर्टिव है, ना ही क्रिटिकल है। जो बात है उसको एज इट इज कहा गया। तो जब भी बात को एज इट इज कहा जाए, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव तरीके से कहना, तो वहां पे टोनैलिटी आपकी न्यूट्रल होगी। Analyze India's strategic approach towards participating in ICC events when Pakistan is the host, and infer why this approach is significant. India's approach reflects a long-standing effort to monopolize ICC tournaments. India's approach underscores its consistent stance on avoiding Pakistan as a venue due to security and diplomatic issues. India's strategy primarily aims to secure favorable conditions for the BCCI and its players. India's approach is an attempt to politicize the sport on a global platform. So, India's approach underscores the its consistent stance on avoiding Pakistan as a venue due to security and diplomatic issues. तो इसीलिए इस बात का उदाहरण दिया गया भाई 2014 तक यूपीए रेजिम थी, तब भी हम पाकिस्तान नहीं गए, 2008 के बाद से नहीं गए, तो उसके पीछे डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी इश्यूज ही हैं। बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, considering the Pakistan's request for India to play matches in Lahore, what can be inferred about Pakistan's diplomatic stance? Pakistan aims to demonstrate goodwill and encourage cricket diplomacy. Pakistan prioritizes regional matches over international participation. Pakistan seeks to challenge India's dominance in ICC seasons, and Pakistan's strategy reflects on unwillingness to compromise on tournament organization. फोर्थ में करेक्ट ऑप्शन। कंसिडरिंग पाकिस्तान रिक्वेस्ट फॉर इंडिया टू प्ले मैचेस इन लाहौर, क्या इन्फर कर सकते हैं? भाई पाकिस्तान जो है वो गुडविल दिखाने की कोशिश कर रहा है और क्रिकेट डिप्लोमेसी को इनकरेज करना चाहता है, सिंपली। आ जाइए, मिफ्ड का सिनोनिम और स्प्लिट का एंटोनिम। इलेटेड, जॉयफुल, अपसेट, प्लीज्ड। तो बिल्कुल ही आसान है। सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन ऑड वन आउट अप्रोच से हो जाते हैं,
आप खुद देखिए, इलेटेड, जॉयफुल और प्लीज्ड, ये तीनों एक तरह के शब्द हैं। ऑड वर्ड बेचारा अपसेट है, मतलब मिफ्ट का मतलब वैसे आपको बताइए, पहले ही कर लिया आपने कि कोई आपसे नाराज हो। तो अपसेट सिनोनिम हो गया मिफ्ट का, और स्प्लिट का जो अलग अलग है, यूनाइटेड एक यूनिट में। ब्रीच, डिवाइडेड और क्रैक, ये भी देखो, ये तीनों भी एक ही तरह के शब्द हैं। ब्रीच प्यारा शब्द है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ प्रिवेसी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे कॉलोकेशंस हैं ऐसे, जिसका मतलब होता है ब्रेक करना। तुमने भरोसा तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अच्छा ट्रस्ट आ गया, ट्रस्ट तो लिख ही दिया, प्रिवेसी लिख देता हूँ। प्रिवेसी का मतलब होता है वैयक्तिकता का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ प्रिवेसी। चलिए जी, व्हाट सेंटेंस द पैसेज ग्रामेटिकली करेक्ट? तुलनात्मक अध्ययन, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स वॉज लिखा हुआ है, प्लूरल है, इसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स वर ऑल्सो ओपन टू द आइडिया ऑफ इंडिया प्लेइंग ओनली ऑन लाहौर नहीं होगा, लाहौर के पहले इन लगेगा, इसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। वाइल स्टेइंग इन इंडिया, वाइल स्टे इन इंडिया गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी फॉर दिल्ली है, जिसमें कोई एरर नहीं है। डन। कितने क्वेश्चन सही हो गए? 6 आउट ऑफ 6 सभी के हैं, आसान सी बात। हाँ जी, अभी कोई पूछ रहा था ना वोकैब के बारे में, तो वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, अब पता नहीं, आप एक बार चेक कर लेना एडमिशन ओपन है या क्लोज हो चुका है, क्योंकि ये तो दिवाली वाले ऑफर में भी आपके पास आया था। तो इसमें लाइव प्लस वीओडी दोनों बैच है, ये लाइव क्लासेस भी चल रही हैं और वीओडी भी आपको अवेलेबल होती है। सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। वोकैब को बिना रटे कैसे दिमाग में रखा जा सकता है, रूट वर्ड, ग्रुप मेथड, निमोनिक, सब कुछ इसमें डिस्कस्ड हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं, पीवाईक्यूज, एवरीथिंग इज देयर। और जितने भी कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक्स हैं, ये नहीं कि सिर्फ आरसी, कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक का मतलब पैराजम्बल्स, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीडिंग, सभी की बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक, यानी एमटीएस से शुरू करके एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो से लेकर के फिर बैंक और मैनेजमेंट एग्जाम के लेवल तक पहुंचाया गया है। तो बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस होती है इस कोर्स के अंदर। बाकी समवन हुज फीलिंग कि भाई मेरी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत वीक है और इंग्लिश कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट स्पीक वॉट एवर आई हैव इन माई माइंड इन इंग्लिश लैंग्वेज इन अ प्रोमिनेंट मैनर, भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये मुझे लगता है ये लास्ट ही बैच होगा इस वीओडी के टर्म्स में। तो मेरा स्पोकन इंग्लिश का बैच आया था, उसी का ये वीओडी बैच है, बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स इज मोर ऑफ अ स्किल वाला एरिया। तो इसमें कोई ज्ञान को ऐसे नहीं कुछ रटाना है, इसमें आपको जो ज्ञान देना उसको आपको ही प्रैक्टिस में उतारना है। मेरे इंग्लिश बोलने से आपकी इंग्लिश नहीं बेहतर हो जाएगी। तो सारे गुर सिखाए गए हैं इसमें, जहाँ गलतियाँ हम करते हैं उन गलतियों को बताया गया है, कैसे उसको बेहतर करना उसके बारे में बात हुई है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पूरे बॉडी लैंग्वेज, एटिकेट, सब के बारे में बात है। आपके इंटरव्यूज़ और जीडी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत सारे लोगों को फेस करना होता है, जो बैंक के पेपर्स लिख रहे हैं या आप एसएसबी फेस करने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारा काम का कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, डिक्शन, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारे सेशंस, क्लासेस सब अवेलेबल हैं। तो इसकी एक डिटेल मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी, सत्येंद्र सर इंग्लिश पे भी, जहाँ पे सिलसिलेवार तरीके से कितने किस टॉपिक को कितनी क्लासेस दी गई हैं वो सब लिखा हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये भी है। और एक हमारा ये बैंकिंग परफॉर्मेंस बूस्टर बैच है, एसबीआई के एग्ज़ाम्स आपके लिए आने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो ये 120 घंटे से ज़्यादा का कोर्स है। मैथ्स में सिर्फ डीआई, इंग्लिश में सिर्फ वोकैब और पजल, क्योंकि आपको पता है कि जब आप मेंस के लेवल पे और पेपर के ऊपर होने की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे इन तीनों एरियाज़ का अच्छा खासा वेटेज है, और इतनी क्लासेस दी गई हैं तो आप समझ सकते हो कि कितनी एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस किया गया है। तो ये भी वीओडी के फॉर्म में अवेलेबल है, आप इसको भी अगर चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज की डिटेल्स हैं। और बाकी जिन लोगों को ये सब समझ नहीं आता, फ्रेजेस, क्लॉजेस, ग्रामर बूस्टर का भी वीओडी बैच अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। ये पहला वीओडी बैच है, तो इसमें कंप्लीट ग्रामर डिटेल्ड मैनर में आपको बताई गई है, समझाई गई है। 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिटेल्स हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। तो ये थी कोर्सेज की डिटेल्स। अब चलिए अगले एडिटोरियल पे चलते हैं, नेशनल माइनॉरिटी।